देखा जागृति के प्रभात में एक स्वतंत्र प्रकाश, फैला है सबोर एक सा अतुल उल्लास, कोटि कोटि कंठों में गूंजता एक विजय विश्वास, गरीब, महिला, युवा, किसान का सशक्तिकरण, एक अमर अभिलाष। हमारा खास कार्यक्रम युवा, नारी, गरीब और किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। सरकार का फोकस समावेशी विकास पर है। गरीब, महिला, युवा, किसान का सशक्तिकरण मजबूत विकसित भारत की नींव है। देश की आर्थिक प्रगति का लाभ सभी वर्ग सामूहिक रूप से उठा पाए, सरकार ये सुनिश्चित करती आई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिस तरह युवाओं, महिलाओं, गरीबों एवं अन्नदाताओं को विकसित भारत की भव्य इमारत के 4 मजबूत स्तंभों का दर्जा दिया, उसी की छाप बजट में नजर आई। विश्व शक्ति की ओर भारत के बढ़ते मजबूत कदम इन 4 स्तंभों के विकास के बिना पूरे नहीं हो सकते। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी माना कि इन जातियों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं और भी उठाए जा रहे हैं। और वहीं वित्त मंत्री ने भी अंतरिम बजट भाषण में कहा कि गरीब कल्याण के इर्द गिर्द ही सामाजिक कल्याण का ताना बाना बुना जाता है और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प की दिशा में ये सकारात्मक पहल है। और इसीलिए जब बात करते हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत की संकल्पना नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन 4 जातियों का उत्थान ही देश को विकसित बनाएगा। अंतरिम बजट में इन 4 जातियों के विकास पर मुख्य जोर रहा। देखिए सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार लगातार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से काम कर रही है। इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। ये सरकार की सशक्त नीतियों और कड़े फैसलों का नतीजा है कि देश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। सरकार का मानना है कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। लिहाजा ये देश की वो सबसे बड़ी 4 जातियां हैं जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। सरकार इन्हीं स्तंभों को ध्यान में रखकर आगे की कई नीतियों पर काम कर रही है। देश के विकास में इन शक्तियों का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर अंतरिम बजट तक में इसे खास जगह मिली। इन 4 स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, देश के हर हिस्से और समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। सरकार इन्हें सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही है। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। अंतरिम बजट के बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने बजट को युवा भारत, युवा आकांक्षाओं की प्रतिबिंब बताया। साथ ही ये भी कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों को और सशक्त बनाने के लिए बजट में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अंतरिम बजट पेश किया तो इन्हीं 4 जातियों युवा, गरीब, महिला और किसान पर फोकस रखा। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गरीबों तक बिना किसी सेंध के पूरी रकम पहुंचाई। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने पीएम स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा समेत दूसरी योजनाओं से गरीबों को कैसे लाभ हुआ, इसे विस्तार से बताया। वित्त मंत्री ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों के भी बारे में बताया। As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh ka Kalyan. सरकार इन स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवार तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा। इस पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए गए। इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है। कोई लाभार्थी वंचित न रह जाए, इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में विशिष्ट मेहमान भी जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ संदीप दास साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप जी, पहला सवाल मेरा यही है कि जिस राष्ट्र के अन्नदाता की मुस्कान की हम बात करते हैं, साफ तौर पर सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,80,000 करोड़ रुपए अब तक किसानों को दिए हैं। तो किसी किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने से इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, जिसकी छाप हमने अभिभाषण और अंतरिम बजट में भी देखी। पीएम किसान जो 2019 में मतलब लॉन्च हुआ था, तभी से करीब 15 इंस्टॉलमेंट दे जा चुके हैं। करीब 6,000 रुपए पर पूरा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जो पीएम किसान समृद्धि योजना है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट है। उसमें फायदा किसान को ये होता है कि उसका जो खर्चा होता है, जो खर्चा जो किसानों का खर्चा, जो सीड खरीदना है, उसके लिए मदद मिलता है। डायरेक्ट जो कैश उसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये सबसे बड़ा कोई, हालांकि इस साल के अंत तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर हो चुका होगा। कभी 2,80,000 करोड़ है। अभी अगला इंस्टॉलमेंट अभी 2-3 अभी जल्दी उसको जाने वाला है, जो 16 किस्त है। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रोग्राम है। तो उसके वजह से किसान को डायरेक्ट फायदा होता है। और बहुत सारा बातचीत चल रहा है कि सरकार उसके ऊपर पहल कर रही है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए आगे, इसको ऊपर वो वाला भी बात हो रहा है। और बिसाइड दैट, किसान के अलावा, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अलावा आप देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है जी, फर्टिलाइजर जो सस्ते में मिल रहा है, तो करीब इस बार का करीब 1.8 ट्रिलियन, मतलब 1,88 लाख करोड़ का जो बजट था करंट ईयर के लिए, उसमें किसान का जो प्राइस है, जो फर्टिलाइजर का, उसको बढ़ोतरी नहीं की गई, उसी कम दाम में सबको मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो यूरिया मिलता है, उसका जो सब्सिडी है करीब 95% है, 90 to 95% है। वो भी एक मदद का डायरेक्ट होता है। जो सॉइल न्यूट्रिएंट है, जो फर्टिलाइजर के लिए, वो भी डायरेक्ट उनको मिल रहा है सस्ते दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में। तो ये तमाम जो ढांचा है कि सपोर्ट करना किसान पर, आप फसल बीमा योजना दे दीजिए। फसल बीमा योजना के थ्रू भी करीब बहुत कम किस्तों में, प्रीमियम में अब बीमा मिल रहा है। तो सरकार का स्ट्रक्चर ये कि कैसे सपोर्ट किया जाए फार्मिंग को। एक तरफ आप किसान के बारे में बात करें, एक तरफ जो गरीब कल्याण जो बात हो रहा है कि जो फ्री राशन स्कीम है। आप सोच सकते हो दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम शायद ये है, फ्री राशन स्कीम,
जो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, मतलब मुझे लगता है कि करीब करीब 48 मिलियन टन। और कई देशों के लिए दास साहब ये एक उदाहरण के तौर पर भी इस मॉडल को देखा गया है। आपके पास वापस आऊंगी। एक और विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ गई है, हमारे साथ अदिति टंडन जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। और एक महिला का सवाल एक दूसरी महिला से यही कि जिस तरह से जिन 4 स्तंभों का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर को बिल्कुल ही बदल दिया गया, जिसका एक नजारा हमने इस बार कर्तव्य पथ पर देखा। और जिस तरह से स्वयं सहायता समूहों की बात की जाए या फिर मुद्रा जो लोन्स दिए गए, उसमें 31 करोड़ से ज्यादा लोन्स महिलाओं द्वारा जो है वो लिए गए हैं। यानी आप एक नारी को सशक्त करते हैं तो पूरा घर सशक्त होता है। जी बिल्कुल, आप बहुत ठीक कह रही हैं कि नारी सशक्तिकरण भाजपा का नया कैंपेन नहीं है। 2014 से इस एरिया में काफी काम हुआ है। और अगर हम इन 4 जातियों की बात करें, जो प्रधानमंत्री ने एक नया नैरेटिव दिया है, इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब विपक्ष जातीय जनगणना को लेके बहुत एजिटेटेड था और बहुत ऊपर चल रहा था अपने नैरेटिव को लेके, तो प्रधानमंत्री ने पहली बार इस बात का जिक्र किया कि देश को जातियों में बांटने की बजाय हमें इन 4 जातियों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इन 4 को हम सशक्त करेंगे तो देश विकसित भारत बनने में सक्षम होगा 2047 तक। और निर्मला सीतारमण जी की जो इंटरिम बजट स्पीच थी, उसमें इनफैक्ट निर्मला जी ने इन 4 जातियों को, स्पेशली महिलाओं से शुरू करते हुए, उनको 4 स्तंभ बताया विकसित भारत के। जी। और जैसा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो विशेष समूह हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वही उन्हीं के थ्रू लखपति दीदी का कार्यक्रम जो सरकार का चल रहा है, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं की ऑलरेडी एनुअल आय जो है 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। 2 करोड़ का टारगेट इस फिस्कल का था, और इस इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि उसको बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा। दूसरा, आपको याद होगा जो बहुत ही बड़ा प्रभावशाली कदम महिला सशक्तिकरण की तरफ इस बजट में मुझे नजर आया, बहुत सारे कदम थे, पर जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये था कि आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत का फ्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर जो 5 लाख तक जाता है एनुअली, मतलब अगर कोई आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और गंभीर बीमारियों की वजह से आप बार बार पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं, ऐसी बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो आपको बताती हैं कि हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, वो सबसे बड़ा कारण है किसी भी परिवार का बार बार गरीबी रेखा से नीचे जाने का। तो अगर सरकार इन लोगों को सशक्त करती है तो जाहिर तौर पर गरीबी रेखा से भी वो ऊपर रहेंगे। बिल्कुल। और आपने बहुत अहम बात कही कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करती है, उनका आयुष्मान से जुड़ना अपने आप में बहुत अहम है। क्योंकि हमने गरीबी रेखा की बात की, इसी पर एक टेक दास साहब आपका कि देश के करीब 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर अब निकाला गया है। अब ये जब खबर आई और इस खबर को हमने देखा कि तमाम जो विदेशी मीडिया है उसने भी बहुत सकारात्मक तौर पर लिया, इसे आप किस तरह से देखते हैं, खास तौर पर उस हाशिए पर पड़े समाज को मुख्य धारा में मुख्य योजनाओं के साथ जोड़ना? देखिए, जो शुरुआत जो प्रधानमंत्री अन्य योजना है वहां से, तो जो सपोर्ट सिस्टम है, जो कोई भी परिवार यहाँ बिना फूड के ना रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसा देना ना पड़े, उसको सोचना से लेकर जल जीवन मिशन और बहुत सारे नरेगा में जो काम और बहुत सारे तमाम चीजों को मिलाकर जो गरीबी रेखा के ऊपर उठाने का काम कर रहा है। उसमें आपको छोटा सा उदाहरण, जो फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स के लिए जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, उसको भी अभी इन्होंने क्रॉप फार्मिंग के अलावा अभी अलाइड सेक्टर जो छोटे छोटे उद्योग, जो छोटे गाय रखा जाता है, भैंस रखते एक करके, तो उनको भी मत्स्य पालन लाइफ स्टॉक सेक्टर का, उसके लिए भी इन्होंने केसीसी का प्रबंध कर दिया, मतलब आप लोन ले सकते हो वर्किंग कैपिटल। आपको रोकना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी निर्भया रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वो इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे सुनते हैं। चलिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, साथ में उनकी बिटिया प्रतिभा आडवाणी मौजूद है। और जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए
इस वक्त आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को देख रहे हैं। राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रवाद को एक सूत्र में बांधने में उनका अहम योगदान है। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं राजनीतिक शुचिता की, दृढ़ संकल्पता की, तो वो उसके परिचायक हैं जिन्हें हम यहाँ पर इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। और एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, पेशेवर राजनीतिज्ञ रहे हैं। उस लिहाज से तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो इस सम्मान पर आडवाणी जी को बधाई भी दे रहे हैं। और जब भी हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं, भाजपा को मजबूत करने की बात करते हैं बूथ लेवल से, उसमें आडवाणी जी की जो भूमिका है वो एक अग्रदूत के रूप में है। और साफ तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी का जो एक सामंजस्य था, जो एक रिश्ता था, वो भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाता है। जिस तरह से लोकतंत्र की अहमियत, लोकतंत्र की गरिमा को हमेशा सर्वोपरि और सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर देखा गया, उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम हम हमेशा याद करते हैं। और साफ तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक बहुत साफ संदेश है। आप देख सकते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी अपने भाव से ये व्यक्त कर दिया कि वो इस सम्मान को पाकर अभिभूत हैं। और उससे कुछ देर पहले हमने उनके सुपुत्र को भी कहते हुए सुना था कि वो सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें इस भारत रत्न का जो सम्मान है उससे अलंकृत किया जाएगा, उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में अगर उनके जो धुर विरोधी थे वो भी इस बात के कायल थे कि अपनी बात को साफ गोई से रखने की जो काबिलियत लालकृष्ण आडवाणी में थी वो हम सभी जानते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिस मधुर वाणी के साथ, या फिर हम यूं कहें जिस शुचिता के साथ वो विरोधियों के समक्ष भी अपनी बात रखते थे, ये जो हम कहते हैं गुण बहुत कम राजनेताओं में होता है। और इसी का जिक्र हम लगातार करते आ रहे हैं। सबसे अहम यहाँ पर यह है कि जिस 1990 का जिक्र हमने, हमारे साथ जब विशिष्ट मेहमान जुड़े थे, एक विकट परिस्थिति से देश जूझ रहा था जिसमें कई ऐसी ताकतें थी जो देश को बांटना चाहती थी, लेकिन अखंडता की लौ जलाकर लालकृष्ण आडवाणी डटे रहे, खड़े रहे। और साफ तौर पर उन्होंने हमेशा ये कोशिश की और इसे अपनी, हम कह सकते हैं, राजनीतिक करियर में लगातार इस कोशिश के साथ वो आगे बढ़ते रहे कि राष्ट्रवाद को लेकर वो आगे चले, लोगों को साथ लेकर आगे चलते रहें। और ऐसे में भारतीय राजनीति की जब हम बात, देखिए उनकी बिटिया जो है वो इस जो सम्मान दिया जाएगा लालकृष्ण आडवाणी जी को, उस पर अपना मैम अरे माइक लगा, एक मिनट ऐसे मत करो, माइक से तार चलिए। तो लालकृष्ण आडवाणी जी की जो बिटिया है उनसे तमाम मीडिया जो है वो बात करना चाहता है कि वो उनके भाव जानना चाहता है कि आखिरकार जिस तरह से अब उन्हें ये सम्मान से नवाजा जाएगा कि उनके मन में क्या भाव उमड़ रहे हैं। हालांकि हाथ जोड़कर जिस तरह से उन्होंने इस सम्मान को जिस तरह से नवाजा जाएगा उसकी स्वीकृति दी और बहुत खुश नजर आ रही थी। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। जानकारी दी दादा को, बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है। और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सबका। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए प्रतिभा आडवाणी, उन्होंने कहा कि देश का सर्वोच्च सम्मान उनके पिताजी को मिला है और इस बात से वो अभिभूत हैं। और उनकी ये जो भाव थे खुशी के, वो साफ तौर पर झलक रहे थे उनकी वाणी में। और जैसा कि उन्होंने कहा कि आज के इस अहम दिन उन्हें अपनी माँ भी बहुत याद आ रही हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के कदावर जब नेता होते हैं और इस तरह का राजनीतिक करियर आपका रहता है तो आपके जीवन साथी का भी रोल काफ़ी अहम हो जाता है। और यहाँ पर
अपनी माँ को भी याद करती हुई प्रतिभा अडवाणी, और साफ तौर पर जिस भाव के साथ उन्होंने धन्यवाद दिया सरकार का कि इस सर्वोच्च सम्मान के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आइए अब वापस रुक करते हैं हमारे इस खास शो का, और हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप दास साहब जुड़े हुए हैं, अदिति जी जुड़ी हुई हैं। दास साहब, क्योंकि हम बात यहाँ पर उन तमाम लोगों की कर रहे थे जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया, और ऐसे में इस मॉडल को जो तमाम अन्य देश हैं उन्होंने भी स्वीकारा। इससे ये प्रतिबद्धता सामने आती है कि जो हाशिए पर पड़ा समाज है उसे किस तरह से संगठित कर आप ताकत बना सकते हैं आर्थिक प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने में। इसका दो पहलू है। आप प्रधानमंत्री अन्न योजना का बता रहे, जो फ्री राशन की जो बनाया जाता है 80 करोड़ रुपए का, एक तरफ तो सरकार प्रोक्योर करके देती है, बट उसकी तरफ जो प्रोक्योरमेंट होता है, सरकार जो खरीदती है छोटे और स्मॉल फार्मर्स से एमएसपी के थ्रू, वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करता है। एमएसपी के जो चावल और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और तमाम स्टेट एजेंसियां करती है, उसमें भी सपोर्ट मिलता है फार्मर्स को। तो दोनों तरफ से जो छोटे फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सपोर्ट मिलता है, और उस जो ग्रेन प्रोक्योरमेंट होता है वो फिर फ्री ग्रेन की तरफ करता है। 2 लाख करोड़ का आंकड़ा एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है हर साल, और 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया। जो फूड सिक्योरिटी अब एंश्योर होता है, जब जल जीवन मिशन में उसको पानी के होता है, टॉयलेट का फैसिलिटी दिया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, तो बहुत सारे तमाम जो हाउसिंग स्कीम्स है जो उनको मिलता है। तो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है कि उसका अपलिफ्ट कैसे हो, जो पॉवर्टी लाइन, जो पुअर फैमिलीज है। इसलिए जो मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है टू लिफ्ट प्रॉपर्टी, इस जस्ट ने खाली फूड गेयर नहीं है, उसके अलावा उसको पानी का सुविधा है, उसको घर कैसे दिया जाए, उसके पास रोजगार एनर्जी के थ्रू है, और स्किल इंडिया, ये सब बहुत सारे चीजें मिलाकर एक पॉवर्टी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो सक्सेस मिला है। तो 25 करोड़ बिल्कुल। और ये जब हम बात करते हैं सफलता की, तो यहाँ पर युवाओं को भी याद करना जरूरी है। अदिति जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना, और जिस तरह से हमने देखा कि नर्सिंग कॉलेजेस की बात की जाए, एम्स की बात की जाए, उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमने देखा तमाम जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। अटल इनोवेशन की बात की जाए, अटल टिंकरिंग लैब्स की बात की जाए, लेकिन युवाओं को किस तरह से नवोन्मेष के साथ जोड़कर साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कहीं ना कहीं जागरूक करना, उनमें ऊर्जा भरना, ये भी प्राथमिकता में शामिल है जब हम विकसित भारत की संकल्पना का जिक्र करते हैं। तो जी बिल्कुल, वो जाहिर भी था बहुत अंतरिम बजट की पेशकश में। जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यूथ के लिए की गई वो यही की गई कि 1000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा 50 सालों के लिए। सो बात यही है कि जब प्रधानमंत्री ने भी अपने इनिशियल रिमार्क्स दिए बजट प्रेजेंटेशन के बाद, तो प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि जो यूथ है उनको जो भारत की विकसित भारत की जर्नी है उसका एक बहुत अहम हिस्सा बनने की जरूरत है। और इसी वजह से इंटरेस्ट फ्री कॉर्पस जो है उससे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सी स्टार्टअप्स और बहुत से यूनिकॉर्न्स ऐसे हैं आंचल जो सेकंड टायर सिटीज और थर्ड टायर सिटीज में भी उभर के आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट की कभी भारत में कमी थी, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की कमी थी। सरकार की जो अप्रोच नजर आ रही है, जैसे कि बजट आपने देखा कि बहुत भारी सॉप्स अनाउंस तो हुए नहीं, और इनफैक्ट विपक्ष भी बहुत स्टम्प्ड था, बहुत अचंभित था कि इलेक्शन ईयर में कोई बहुत बड़ा स्कीम अनाउंस नहीं हुआ, कोई बहुत ऐसा बोला जा रहा था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो फिस्कल प्रूडेंस का अप्रोच है, और वो है कि इन सेगमेंट्स को सशक्तिकरण कैसे किया जाए। आपने बहुत अहम बात की है, बिल्कुल आपने बहुत अहम बात कही कि वित्तीय अनुशासन के साथ कैसे विकास को आगे लेकर जाना है, यही अप्रोच सरकार के। समय हमारे पास कम है, लेकिन आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, अपना कीमती वक्त डीडी न्यूज के साथ साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो मुझे इस शो को खत्म करने से पहले 4 पंक्तियां याद आ रही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनका जिक्र राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में किया था। वो ये है कि अपने ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं। यानी कि यात्रा जो है विकास की वो चलती रहेगी इन 4 स्तंभों को मजबूत करने के लिए, ताकि भारत का सर्वांगीण विकास हो जिसमें सामाजिक समरसता हमेशा बनी रहे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सेवी शैला निगार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।